अनपढ़ गंवार पति, दिल को छू लेने वाली कहानी। शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी जिसका नाम पंकज था। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा तो वो एकदम मुझे अनपढ़ गंवार सा लगा। रंग थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझे एक आँख नाप रहा था। वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे ख़ानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई अच्छे ख़ानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। जी चाह रहा था कि अपने पति पंकज पर सारी भड़ास निकाल दूं। वह बोला, क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक तो हो? और यह क्या बोल रही हो? मैं कहा कि मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं मेरे साथ रहने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना तुम पढ़े लिखे हो, ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुमसे क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। यह सब बोलकर मैं रोने लगी। वह चुप होकर बैठ गया, बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा कि किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया और बोला, स्नेहा यह क्या बोल रही हो? होश में तो हो तुम? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और वो बाहर चला गया। मगर यह सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले, एक दूसरे से बातें करते, कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद पंकज वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वह शायद रो कर आया था। उसके चादर उठाया और नीचे ज़मीन पर लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और बेड पर सो गई। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मैंने पंकज से कोई बात की और ना पंकज ने मुझसे। वह सुबह होते ही खेतों में चला जाता। शाम को थक हार कर जब घर वापस आता, उसके मिट्टी से भरे कपड़े और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वो कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी यह थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिनों तक तो आधे पेट खाकर ही उठ जाती। शायद यह बात पंकज को समझ आ गई थी कि मैं उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसलिए वो अब खुद आधा पेट खाकर उठ जाता और वो भरपेट खाना खाते। मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि पंकज सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है।
तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपने प्यार आशीष के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वह मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर अपने पति पंकज से फ़ोन मांगा और बोला कि मुझे आशीष से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पंकज के हाथों से फ़ोन ले लिया और आशीष का नंबर डायल करके बात करने लगी। जब मैंने आशीष से बात की तो वो भी मेरी वजह से परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। पंकज भी मेरे पास है, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसने चुपचाप अपनी चादर ली और ज़मीन पर सो गया। अब तो यह मेरा रोज़ का काम हो गया था। मैं रोज़ पंकज से फ़ोन लेती और आशीष से बात करने लगती। आशीष अभी भी मुझे अपमानने को तैयार था। वह दिन बात करते करते मैं अपने रूम से बाहर चली गई। पंकज सो गया था और घर की बाकी लोग भी सो गए थे। मैं आशीष से बात कर रही थी। अचानक मेरे देवर पीछे से आकर मुझसे फ़ोन छीन लिया। बोला, बेशर्म औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती जरा भी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग नींद से जाग गए और बाहर आए। पंकज भी आंखें मलते हुए आया और बोला, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोलनी चाहिए, पर पंकज ने बात को संभाल लिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे यहाँ से जाने का रास्ता बंद हो गया। अब मैं आशीष से कैसे मिलूँगी? पंकज ने अपने भाई अमन को झूठा साबित कर दिया और कहा, मेरी पत्नी पर मुझे पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बात करती है। उसने मुझे बताया था। पहले ही मैं अपने कमरे में जाकर पंकज से लड़ने लगी कि तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है। तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। पंकज बोला, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो भी तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपमानने को तैयार है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। उसने बात कहकर सारा इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम खुशी से शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। पहली बार उसके लिए मेरी भावनाओं बदलने लगी थी, लेकिन मैं होश में आई और सारी बात आशीष को बताई। वह भी बहुत खुश हुआ। 2-3 दिन बाद पंकज के साथ मैं शहर आशीष के घर पर गई और पंकज से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं। मैं आशीष के साथ शादी कर लूँगी। पंकज वहाँ से चला गया। मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, आशीष मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने कहा था उसके घर वालों को बता दिया है। मैंने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वह बोला, अंदर जाओ, कमरे में बैठकर बातें करते हैं। अब दोनों ने ढेर सारी बातें की। उसने हम दोनों की फ़ोटो भी ली और किसी को सेंड किया। मैंने पूछने पर बोला, तुम्हारे देवर को फ़ोटो सेंड की है और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर पे मैसेज आया, लड़की तो लाजवाब है, पर इसकी कीमत 3 लाख रुपए दूंगा। जब मैंने यह पढ़ा तो मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता, मैं वहाँ से भाग आई और रोते रोते ससुराल पहुँची। मुझे देखकर पंकज चौंक गया और बोला, अब क्या हुआ? बोला तो दिया था, तलाक का पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने उसको सारी बात बताई। वो कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई और वो हमेशा की तरह अपनी चादर बिछाकर नीचे सो गया। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई और मैंने सारी रात रोती रही। पंकज के साथ जैसा व्यवहार मैंने किया था,
मुझे खुद से नफरत हो रही थी। सुबह होने के बाद मैंने देखा पंकज अपने बिस्तर पर नहीं था। मैंने रात को ही मन बना लिया था कि पंकज से माफ़ी मांगकर उसके साथ अपनी नई शुरुआत करूंगी। उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसकी अच्छे व्यवहार से होती है। और मेरा पंकज तो बहुत ही अच्छा था। शाम को जैसे ही पंकज खेत से घर आया, मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैं बहुत रोई, लेकिन पंकज कुछ नहीं बोला। कुछ पेपर दिया और कहा, पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने इससे कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मैं रोती रही, सोचा रात को फिर से माफ़ी मांग लूँगी। और वह कुछ देर बाद कमरे में आया और अपनी चादर ओढ़कर सोने लगे। मैंने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह बेड पर है। और पंकज के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, चाहो तो तुम मुझे मारो डांटो, कुछ भी नहीं कहूँगी। तब पंकज ने मुझे उठाया और बोला कि यह पेपर पढ़ लेती तो ऐसा नहीं होता। मैंने बेड पर रखे पेपर को उठाया, उसमें लिखा था कि पंकज ने अपनी ज़मीन को मेरे नाम से कर दिया है। यह देख मुझे झटका लगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने पूछा, पंकज यह ज़मीन मेरे नाम पर क्यों कर रहे हो? वह बोला, कल शहर जा रहा हूँ, कुछ काम से आकर सब बता दूंगा। 1 हफ्ता हो चुका था। मैं बड़ी बेसब्री से पंकज का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। उसके जगह उनका मृत शरीर घर आया। घर में मातम छा गया। मैं यह सब देखकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके दोस्त ने बताया कि उसे कुछ महीने ही पहले पता चला कि वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका कोई इलाज नहीं। कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यह सब सुनकर मुझे झटका लगा। शायद यह मेरी वजह से था। कुछ दिनों बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, पंकज ने दिया था अपने दोस्त को तुम्हें देने के लिए। मैं उससे बोली, मम्मी पंकज तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा? मेरे सास ने मुझे बताया कि वो बहुत पढ़ा लिखा था, तुम्हें कभी नहीं बताया उसने। मैंने भी कभी नहीं जानने की कोशिश की थी। मैं भागकर अपने कमरे में गई और लेटर पढ़ने लगी। स्नेहा, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बने बहुत सुंदर लग रही थी, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो अच्छी नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हें खेती में आखिरी सांस ली है और मुझसे वादा किया था कि तुम इस ज़मीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैं खेती करता था। जब तुमने शादी के रात मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो मैं पूरी तरह टूट गया और टेंशन के कारण मुझे ये बीमारी हो गई। जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो, जिसे चाहो शादी कर लो सकती हो। यह सब पढ़कर मैं बहुत रोई। मैंने अपने पति पंकज को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन आज भी मैं उनकी विधवा बनकर रह रही हूँ। यही है मेरी सज़ा। सीख, मैं उन सभी औरतों को यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारी बहनों, बेहतर को पाने के लिए बेहतरीन को मत खो देना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको रोने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।